रेणु जी, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले दसों साल से पार्लियामेंट कवर कर रही हैं, मैं आपको देखते आ रहा हूं। कल पार्लियामेंट सेनेडाई हुआ, राज्यसभा और लोकसभा दोनों अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिए गए। इस 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक की यात्रा को आप किस तरीके से देख रही हैं? पार्लियामेंट ने क्या अचीव किया है? देखिए, ये जो सेशन था पार्लियामेंट का, ये तो बिल्कुल चला ही नहीं। एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट होते रहे और इसमें जो है कोई ख़ास उपलब्धि नहीं थी। सरकार के पास भी कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं था और जो सवाल कांग्रेस के लीडरशिप ने पूछा उसका कोई जवाब नहीं था बीजेपी के पास। तो इसलिए वो हाउस जो है बार बार एडजर्न होता रहा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दोनों हाउस के उनके हैं, तो उस हिसाब से तो वो फील्डिंग भी उनकी, बैटिंग भी उनकी और पूरा फील्ड भी उनका। तो इस तो आप अगर सवाल पूछते रहिए, जब सरकार का मन करेगा जवाब देगा, नहीं करेगा नहीं देगा। रेणु जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि विपक्ष लकीर का फकीर बन गया? सिर्फ एक मुद्दे को लेके, अडानी को मुद्दे को लेके विपक्ष हाउस को एडजर्न करता रहा, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी, जो लोकतंत्र के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक अपयश की बात थी। देखिए, ये कुछ सवाल हैं अडानी पे, क्योंकि अमेरिका में जो हुआ, जो स्ट्रिक्चर्स पास हुए अडानी पे, उसको लेके राहुल गांधी का तो आपको पता है, ये पूरा विपक्ष का मुद्दा नहीं था, ये बेसिकली राहुल गांधी का मुद्दा था। राहुल गांधी ने अपना मुद्दा चलाया और उसकी वजह से डिफरेंसेस भी हुए इंडिया ब्लॉक में। समाजवादी पार्टी ने कहा कि हमको संबल भी डिस्कस करना है और भी इश्यूज है, तृणमूल भी इस तरह से बोली। तो इसमें जो है संबल डिस्कस हुआ एक दिन, पर ज़्यादा कोई इसके अलावा कोई ज़्यादा उपलब्धि नहीं रही। राहुल गांधी अपना इशू छोड़ना नहीं चाहता, सरकार उस पर एक भी जवाब नहीं। ये पहली बार नहीं हुआ, कई सेशंस में पिछले 10 साल में ये हुआ। अडानी का मुद्दा राहुल गांधी ने रेज किया, बार बार किया, जबकि उनकी कांग्रेस की अपनी सरकार है, अडानी से हाथ मिला के बिजनेस डीलिंग्स कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आप अशोक गहलोत को राजस्थान में देख लीजिए, रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में देख लीजिए। तो और इसकी वजह से जो है कांग्रेस जो थोड़ा कभी कभी बैकफुट पे भी आ जाती है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप अपने जो बिजनेस डीलिंग्स हैं उनको रद्द करिए क्योंकि अडानी से आपको इतना प्रॉब्लम है। तो ये सब चल रहा है साइड बाय साइड, पर राहुल गांधी इस इशू पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं। रेणु जी, जिस तरीके से संसद की गतिविधि पिछले दिनों में रही है, विधायिका का कोई भी कार्य संपन्न नहीं हुआ है। महज 2 या 3 बिल पास हुए हैं, जो पिछले मतलब शुरुआती 24 के बिल थे वही पास हो पाए हैं। इवन कि कल भी जो 3-4 बिल राज्यसभा में लगे हुए थे, वो बिल भी एज इट इज़ रह गए। तो अगर पार्लियामेंट में कानून पे बहस नहीं होगी, कानून पास नहीं किया जाएगा, तो फिर पार्लियामेंट का रेलिवेंस क्या बचता है? यही बात सर, यही बात बहुत लोग कह रहे हैं और ये बिल्कुल सच भी है जो आपने कहा, क्योंकि पार्लियामेंट बेसिकली डिबेट है। पार्लियामेंट का क्या है? पार्ले का मतलब क्या है? डिस्कशन, डिबेट। तो अगर ये डिस्कशन डिबेट नहीं होगा तो फिर पार्लियामेंट का मतलब नहीं। आपको एक कानून पास करना है, आपको रेगुलेशन बदलाना है, आपको कई इम्पोर्टेंट जो देश के मुद्दे हैं उन पर चर्चा करनी है ताकि लोगों तक सही बात पहुंच सके। ये सब नहीं हो रहा है, ये पर ये पहली बार नहीं है। देखिए, बीजेपी ने भी पूरे महीने महीने हाउस स्थगित किया। आपको याद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जब आई थी तो मंत्रियों को भी इंट्रोड्यूस नहीं करने दिया था। तो ये जो एक पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन है, ये पार्लियामेंट का हिस्सा हो गई है। अब क्योंकि मोदी जी के आने के बाद ये ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वो न डिबेट में, न डिस्कशन में, डायलॉग में विश्वास नहीं करते। वो चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो। पहले जब होता था तो कॉम्प्रोमाइज़ भी होते थे और बस बात बैठ के टेबल पे होती थी और फिर हाउस चलते थे। अब इस बार जो है एंड ऑफ द लोकसभा में होता था, इस बार शुरू में ही हो गया है। जी। जो ये जो बिटरनेस है, एंगर है और ये बिल्कुल गिव और टेक की राजनीति नहीं है। तो ये जो हो रहा है ये हम देख रहे हैं कि ये शुरू में ही हो गया। अब आगे 4 साल 5 साल कैसे पार्लियामेंट चलेगा, सोचना मुश्किल है। रेणु जी, इस सत्र में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी पार्लियामेंट के अंदर में। पहली घटना थी संविधान के ऊपर चर्चा। जिस तरीके से दोनों हाउस में संविधान के ऊपर चर्चा की गई, प्रधानमंत्री का लोकसभा में वक्तव्य आया और राज्यसभा में अमित शाह का वक्तव्य आया, दोनों वक्तव्यों ने अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा किया। इस वक्तव्य को आप किस नज़रिए से देख रही हैं? देखिए, कांग्रेस ने इनिशिएट किया ये डिस्कशन
राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी थी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन पे डिस्कशन चाहिए, तो इन्होंने सोचा ये एक तरीका है हाउस को नॉर्मलाइज करने का, और डिस्कशन एग्री हो गया। डिस्कशन 2 दिन लोकसभा 2 दिन राज्यसभा। अब जब एग्री हो गया तो कांग्रेस ने उसका जो अपॉर्चुनिटी है वो लिया, उसमें अडानी भी आया, उसमें और भी जो बीजेपी के जो सिंस ऑफ ओमिशन एंड कमीशन है, उनका जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, बहुत सारे इश्यूज कांग्रेस उसमें ले आई जो डिस्कशन में नहीं आ पा रहे थे। जी। इसका रिटेलिएशन प्रधानमंत्री की तरफ से भी हुआ। उनका एक अच्छा पुराना राग है गांधी फैमिली को टारगेट करना, नेहरू के खिलाफ बोलना, तो ये सब काम जो करते हैं मोदी जी ने किया। अब लोकसभा में तो इतना वो प्रॉब्लम नहीं हुआ, राज्यसभा में अमित शाह जी मेरे ख्याल में कई बार बहुत कम बोलते हैं, इतना नहीं बोलते जितना उस दिन बोले। तो डिसीजन हुआ था कि वो लोकसभा में बोलेंगे और राज्यसभा में बोलेंगे। उसमें जो इन्होंने अम्बेडकर पे बोला, एक कंटेम्पचुअस टोन थी, एक एरोगेंस था, और एक माहौल जो बना, तो इनको लगा कि भाई ये एक मौका है अमित शाह को आड़े हाथ लेने का। किसी को शायद अंदाज़ा नहीं था कि ये बात इतनी दूर तलक जाए। इस पे हम रेणु जी बात करेंगे। इसके बाद एक और मुद्दा आया वन नेशन वन इलेक्शन का, जिस विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा दोनों से जेपीसी में भेज दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन आपको लग रहा है कि धरातल पे कहीं भी अमल में आ सकता है? देखिए, इसमें वन नेशन वन इलेक्शन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता नहीं कि ये बहुत आसान है। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट गिर जाती है तो क्या होगा? क्या आप उसका टर्म को ट्रंकेट कर देंगे? क्या आप उसको पूरा टर्म रन करने देंगे? फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या रह गया? अब इसमें मोदी जी की क्या मंशा है, ये सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए लोकसभा में और राज्यसभा में। इंट्रोडक्शन पे ही उनके पास सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी थी, है ही नहीं, इसलिए मजबूरन जेपीसी को ये बिल भेजना पड़ा। अब जब जेपीसी में भेज दिया गया तो अब उसका जो नेक्स्ट सेशन तक उसका रिपोर्ट आएगा, अगर आया तो, अगर एक्सटेंड नहीं हुआ तो, और उसके बाद देखने की बात है कि ये कहाँ से ये मेजॉरिटी लाएंगे। जब तक ये 2/3 नहीं होगी, अब आप इसमें पार्टीज तोड़ेंगे, अपनी तरफ लाएंगे, कुछ पार्टीज को लाना पड़ेगा। आपके पास सिर्फ इस समय 2 ही पार्टीज हैं आपके एलाइज में जो आपको सपोर्ट कर सकती हैं, नहीं अभी जो कर रही हैं। और बाकी कौन कर सकता है, नहीं, ये देखने वाली बात है। पर इतना आसान नहीं है। ये मोदी जी का एक एजेंडा है जो थोड़ा मुश्किल में आ गया। रेणु जी, पूरे प्रकरण में संपादकीय हस्तक्षेप मैं कर रहा हूँ। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल अमल में आता है तो इसका एक सकारात्मक पहलू सिर्फ इसका आर्थिक डायमेंशन है, और आर्थिक डायमेंशन के अलावा इसमें अच्छी बात कोई भी नहीं है। अगर पैसे को बचाया जाए एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से, तो सबसे अच्छा जो मॉडल है वो अमेरिका का है। राष्ट्रपति के चुनाव के साथ साथ उस चुनाव में सबका चुनाव हो जाता है, सेनेट का चुनाव हो जाता है, मेयर का चुनाव हो जाता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो जाता है, यहाँ तक कि रेफरेंडम वाले इशू भी उसमें आ जाते हैं। और वहाँ का जो बैलेट पेपर है 1 मीटर लंबा होता है। तो पैसा उस तरीके से बचता है, न कि पैसा वन नेशन वन इलेक्शन से बचता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि किस तरीके से संविधान के चर्चा के लिए समस्याएं आई। अमित शाह ने अम्बेडकर पे जो टिप्पणी की उस पर बवाल मचा। टिप्पणी अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। महत्वपूर्ण टिप्पणी के बाद का सिनेरियो है, किस तरीके से विपक्ष ने उस पूरे वक्तव्य को लपक लिया, और लपकने के बाद उस पर पूरी गहन राजनीति शुरू हो गई। और उस राजनीति के फलस्वरूप जब मकर द्वार पे दोनों पार्टियों का प्रदर्शन हो रहा था, उस प्रदर्शन में जो हुआ उसके बारे में आप बताएं। किस तरीके से वहाँ पे हमले हुए, काउंटर हमले हुए, एलिगेशन हुए, काउंटर एलिगेशन हुए, दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि थाने में पहुँचे, संसद मार्ग में कंप्लेन दर्ज कराए, और तरह तरह की बातें की गई। आपको क्या लग रहा है कि दुनिया के लोकतंत्र में इस तरह की बातें कहीं हुई है कि संसद के अंदर वाली घटना बाहर जाकर थाने में रजिस्टर्ड की गई हो? देखिए, ये जो है मुझे लगता है ये प्री डिसाइडेड था। जिस तरह से बीजेपी के लोग वहाँ खड़े थे स्टिक्स लेके, और कांग्रेस को अंदर नहीं जाने दिया पार्लियामेंट के हाउस में, और फिर उन्होंने फोर्स करने की कोशिश की और उन्होंने भी वहाँ से रेजिस्ट किया और 1-2 MP वहाँ गिर गए। तो ये एक सूटेबल सिनारियो था बीजेपी के लिए। उनको चाहिए नहीं था डिस्कशन, ना अम्बेडकर पे चाहिए था और ना ही अडानी पे चाहिए था, क्योंकि अगले दिन ही हाउस एडजर्न होने वाला था। 20 तारीख तक ही हाउस था।
तो इसमें जो है धक्का मुक्की भी ज़रूर हुई, पर जो ये एक इसमें सिग्निफिकेंट पार्ट है, मैं इसको सबसे लो पॉइंट बोलूँगी आज तक हमारी डेमोक्रेसी के लिए जी। और पार्लियामेंट के लिए। ऐसे बहुत झगड़े तो हुए, काफ़ी वर्बल हुए, फिजिकल इतने ज़्यादा नहीं हुए, पार्लियामेंट बचा रहा इन सब चीज़ों से। पर ये जो सिनेरियो कल हमने देखा, ये बहुत ही डिस्टर्बिंग था। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि पार्लियामेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया अगर बीजेपी और कांग्रेस में इतना ज़्यादा एंगर और बिटरनेस है। हमने देखा कि एक इंटरेस्टिंग बात आपने नोटिस की कि पूरा का पूरा बीजेपी का अटैक राहुल गांधी पर है। राहुल गांधी एक फोकस है उनके लिए, क्योंकि अगर अटेम्प्ट टू मर्डर क्या चार्ज तक वो चले गए, ये अटेम्प्ट टू मर्डर करना चाहता है। और वो एक महिला एमपी नागालैंड की, वो दुनिया भर की मतलब एलिगेशन लगा रही है राहुल गांधी पे। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो तो वहाँ थी भी नहीं, बहुत कम लोगों ने उसको वहाँ देखा ही नहीं किसी ने। तो अगर ये सिस्टमेटिकली चल रहा है और एक तरह से राहुल गांधी को शायद डिस्क्वालिफिकेशन तक पहुंचाने की बात है कि हाउस से निकलेंगे तो थोड़ी शांति होगी और बीजेपी और नरेंद्र मोदी को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ तक कि एफआईआर रजिस्टर हो गई, हम लीगल एक्शन लेंगे, फेक न्यूज़ आ रही है। और आप भाई राज्यसभा टीवी में सब दिख रहा था ना, कौन सा अमित शाह का बयान को कहाँ किसने तोड़ मरोड़ के पेश किया। जो आप राज्यसभा की फुटेज देख लीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा उसमें कि क्या बोले क्या नहीं बोले, और वहाँ लोग मौजूद थे उसमें जो बोल रहे थे। तो ये जो है बहुत ही ये सिनारियो बिल्कुल पार्लियामेंट के लिए बहुत बैड न्यूज़ था। एक देखिए, आप देखेंगे कि जब से मोदी जी आए हैं, एक बिटरनेस और एक एंगर दोनों पार्टीज के बीच में बढ़ती जा रही है। मोदी जी ने कभी भी ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई जिसमें वो कहें कि भाई आइए बैठ के डिस्कशन करते हैं। एक एक्सटर्नल अफेयर्स ने बुलाई बांग्लादेश पे, क्योंकि उस पर ये एक आवाज़ से सब लोग बात करना चाह रहे थे। तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट होता है। मोदी जी बिलीव नहीं कर, वो जैसा गुजरात मॉडल चला रहे थे वैसे वो सोचे पार्लियामेंट भी ऐसे जी। रेणु जी, दोनों पार्टियों में फंडामेंटल फर्क है। जो अभी रूलिंग पार्टी है वो असर्टिव नेशनलिज्म को लेकर आगे चल रही है और इस फ्रेमवर्क में डायलॉग की गुंजाइश कम है, ठीक है। लेकिन संसद में बहस का जवाब संसद में बहस के थ्रू देना चाहिए, न कि संसद के बाहर मारपीट, दंगा फसाद और धक्के मुक्की से देना चाहिए। गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, ठीक है। कांग्रेस को रास्ता नहीं मिल रहा था तो कांग्रेस ने धक्का मुक्की किया, रास्ता को पहले से बीजेपी वहां रोक रखी थी, ठीक है। मैं उस समय संसद में मौजूद था जब ये सारी घटना घट रही थी, ठीक है। मैं आंखों से देख रहा था, किसी को हर्ट करने की किसी की मंशा नहीं थी, लेकिन अननोइंगली वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई जिससे दो सांसद गिर गए और जिनको जख्म लग गया, और इसको राई का रायता बना दिया गया, राई का पर्वत बना दिया गया जो चल रहा है। आपको लग रहा है कि ये पूरा जो सिंड्रोम है वो लोकतंत्र को डिरेल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र में वायलेंस की जगह ही नहीं है। पर जो पार्टी जो है अपने तरीके से सब कुछ चलाना चाहती है, वो किसी से बात करना नहीं चाहती, तो मैं कहूँगी इसमें ज़्यादा गलती तो बीजेपी की है। कांग्रेस की भी गलतियां हैं। राहुल गांधी का जो एक ऑब्स्टिनेट एटीट्यूड है कि नहीं, मैं अडानी पे ही डिस्कशन करूंगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, तो ये भी गलत है। पर अगर रूलिंग पार्टी का कर्तव्य है हाउस चलाना, ना कि ऑपोजिशन का कर्तव्य है, ये तो बात हम सालों से सुन रहे हैं ना। ऑपोजिशन से भी सुन रहे हैं, रूलिंग पार्टी से भी सुन रहे हैं कि काम तो रूलिंग पार्टी का ही है हाउस चलाने का। तो जब अगर रूलिंग पार्टी इंटरेस्टेड ही नहीं है, सीनियर मंत्री कह रहे हैं कि हम तो चलाना ही नहीं चाहते हाउस, तो फिर आप सोचिए आगे क्या होगा। इसमें जो है मेरे को लगता है कि सिचुएशन जो है आगे जाके और बैड टू वर्स हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है। रेणु जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट द डेमोक्रेसी फंक्शन। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिन में दोनों पार्टियां किसी तरीके से लोकतंत्र के हित में अपना काम करेंगी। आप स्टार व्यूज़ में आई, आपका हार्दिक धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हम भविष्य में भी आपसे बात करते रहेंगे। आप इस प्रोग्राम में भागीदार बनी, आपका हार्दिक धन्यवाद।